हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का पहला आइटम शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स पढ़े थे और आज से हम लोग पहला ये टॉपिक ले रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का। तो इसमें सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल को पढ़ने के पहले हम लोग वेव फ्रंट के बारे में जान लें कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिसका हर एक पॉइंट जो है वो एक फेज में ही वाइब्रेट करता है। फेज में वाइब्रेट करने का मतलब हुआ एक ही बार जो है वो सब मैक्सिमम होगा या एक ही बार मान लीजिए 0 होगा। इसको इस तरह से मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक लंबा लड़का है और एक छोटा लड़का है, दोनों पहले बैठा हुआ है। अब दोनों जो है सो उठा खड़ा हो गया, एक ही टाइम में खड़ा हो गया। हालांकि डिफरेंस तो हाइट का दोनों का है, लेकिन एक ही टाइम में दोनों अपना मैक्सिमम हाइट पर है। फिर उसके बाद बैठना शुरू किया, दोनों बैठते बैठते सब बैठ गया एक ही बार। तो इसका मतलब वो जो उठ रहा है और बैठ रहा है एक ही साथ, इसी को कहते हैं फेज में दोनों का काम हो रहा है। तो इसीलिए वेव फ्रंट के बारे में है कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर का सभी पॉइंट्स जो है फेज में वाइब्रेट करता है। यानी एक ही बार मैक्सिमम, एक ही बार 0, मान लीजिए एक बार निगेटिव मैक्सिमम, यही चीज साथ साथ जब सबका हो तो सारे पॉइंट्स फेज में कहलाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वेव फ्रंट जो है वो कांस्टेंट फेज का एक सरफेस है और वेव फ्रंट चलता है। कोई सोर्स से, लाइट के सोर्स से वेव फ्रंट स्फेरिकली माने तीनों डायमेंशन स्पेस में बढ़ता है लाइट के स्पीड से। लाइट का वेव फ्रंट का स्पीड लाइट का ही स्पीड होगा, उस स्पीड से वो स्पेस में फैलता है। अच्छा, तो ये तो हुआ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट जो है दो तरह का होता है, एक होता है स्फेरिकल और एक होता है प्लेन। तो एक बात ठीक से जान लीजिए कि कोई लाइट सोर्स से जो पहला ही वेव फ्रंट निकलेगा वो स्फेरिकल होगा, दूसरा भी स्फेरिकल, तीसरा भी स्फेरिकल। मन बेसिकली स्फेरिकल ही वेव फ्रंट कोई सोर्स से निकलता है और जब वो बहुत दूर चला जाता है तो वही जो उसका एक पार्ट अगर लेंगे तो उसी को प्लेन वेव कहते हैं। तो यानी वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल भी हो सकता है, बहुत दूर जाने के बाद वो प्लेन भी हो सकता है। इसको ऐसे ही समझिए। अच्छा, अब क्या हाइगन्स का क्या प्रिंसिपल है? तो हाइगन्स कहता है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सोर्स होता है सेकेंडरी वेवलेट का। वेवलेट माने उसी तरह का, मान लीजिए स्फेरिकल नेचर का वेव। हर एक पॉइंट, कोई भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो होता है वह सोर्स होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का। और
अगर हम ये जानना चाहते हैं कि टी टाइम में कितना मतलब दूर वेव गया, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन वेव हो, तो टी टाइम में v इंटू टी, जहाँ v है वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट और t मान लीजिए टाइम है, तो v इंटू टी डिस्टेंस चलेगा। उस डिस्टेंस से आप जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे, जैसे स्फेरिकल में मान लीजिए ये सोर्स था पहले, एक इस पोजीशन के बाद दिखाया गया है कि ये है, एक इससे निकला एक सेकेंडरी वेवलेट, इस पॉइंट से एक, इस पॉइंट से एक, ऐसे ही हर एक पॉइंट से एक सेकेंडरी वेवलेट निकलता है। और इस वेव फ्रंट का नया पोजीशन क्या होगा, तो सारे जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उस पर टेंजेंट सरफेस जो होगा वही होगा। ये तो स्फेरिकल में भी ऐसे, और इस यह प्लेन वेव, मान लीजिए ये एक F1 F2 प्लेन वेव है, और टी टाइम के बाद ये G1 G2 पर चला जाता है। आप देखिए उसी तरह का कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, जैसे सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, उसी पर जो टेंजेंट प्लेन है वही आपको नया पोजीशन देता है वेव फ्रंट का। इस वेव फ्रंट का नया पोजीशन ये हो गया, जो एक टेंजेंशियल प्लेन है टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, जिस तरह की इसमें हुआ था कि इस वेव फ्रंट का नया पोजीशन क्या है, तो इस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से जो सेकेंडरी वेवलेट निकला उस पर एक टेंजेंशियल स्फेयर अगर हम खींच दें तो वह हो गया नया पोजीशन टी टाइम के बाद में वेव फ्रंट का। तो यही आपका है हाइगन्स प्रिंसिपल। फिर एक बार कह देते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कोई भी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स होता है सेकेंडरी वेवलेट का, और कुछ टाइम के बाद मान लीजिए आफ्टर टाइम टी अगर हम जानना चाहते हैं कि उस वेव फ्रंट का नया पोजीशन क्या हुआ, तो कहने का मतलब कि हम जितना सेकेंडरी वेवलेट्स है उस पर एक टेंजेंशियल सरफेस खींच देते हैं, चाहे वो स्फेरिकल वेव हो या प्लेन वेव हो, एक टेंजेंशियल सरफेस खींच देते हैं, वही नया पोजीशन हुआ वेव फ्रंट का। अच्छा एक लाइन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दस हाइगन्स प्रिंसिपल इज एसेंशियली ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टू डिटरमिन द शेप ऑफ ए वेव फ्रंट एट ए लेटर टाइम। कहने का मतलब हाइगन्स किसी और चीज को नहीं सोचा, सीधा ज्योमेट्रिकली बना दिया, लेकिन बहुत ही तगड़ा बनाया, वाकई वही पोजीशन होता है ये वेव फ्रंट का आफ्टर टाइम थी। वो ज्योमेट्रिकली सब सोच के बना दिया कि हाँ ऐसे होगा, लेकिन वो सही पोजीशन बताया कि हाँ इस वेव फ्रंट का ये होगा या इस वेव फ्रंट का ये होगा। अच्छा ये तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसमें कुछ कमी भी है। क्या कमी है तो देखिए, सबसे पहला कमी उसके प्रिंसिपल में है कि आप सोचिए है ई पॉइंट है, रुकिए, ये मान लीजिए वेव है, वेव फ्रंट है, ई पॉइंट है, तो अगर इस पॉइंट से तो एकदम स्फेरिकल वेव चलेगा, यानी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेव चलेगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव होता है कि नहीं, ये चीज
पर वो हाइगन्स कहता है कि बैक में वेव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका वो कारण देता है कि ये वेव जो एम्पलीट्यूड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब जो मैक्सिमम होता है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो होता है। लिखे हैं देयर इज क्या क्या कमी है, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। देयर इज ए बैक वेव, हाइगन्स रीजनड दैट, हाइगन्स उसका तर्क देता है that the amplitude of the secondary wavelets is maximum in the forward direction, माने आगे वाला डायरेक्शन, and zero in the backward direction, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो होता है। अगर कोई उनसे पूछता है क्यों जीरो होता है तो ये बात का वो नहीं जवाब दे पाते हैं क्यों जीरो होता है। तो ये कमी है हाइगन्स प्रिंसिपल में कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि बैक वेव नहीं होता है, ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। वो सीधा कर दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जीरो होता है। क्यों जीरो होता है ये चीज़ उन्होंने नहीं कहा, जो कि बाद में वेव थ्योरी ऑफ लाइट से उसको एक्सप्लेन किया गया। तो वाकई हाइगन्स जो कहा था वही बात सही है, लेकिन उसका रीजन वो एक्सप्लेन नहीं कर सका जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट बताया। वो भी आगे है थोड़ा, वो भी देख लेंगे हम लोग। अच्छा, दूसरा है दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में एक स्ट्रेट लाइन पर मतलब जो लाइट मान लीजिए चलता है, ये चीज़ को उसका थ्योरी नहीं बता सका, वो नहीं एक्सप्लेन करता है उनका वो थ्योरी। अच्छा, तीसरा है इट कुडंट एक्सप्लेन कॉम्पटन, फोटो इलेक्ट्रिक, रमन इफेक्ट। ये सब जो इफेक्ट है ये सब चीज़ वो हाइगन्स प्रिंसिपल से समझने लायक नहीं है, यानी सब उसके प्रिंसिपल में कमी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स ए मीडियम ईथर इज प्रेजेंट। हाँ, क्योंकि उस समय तो यही आइडिया था हाइगन्स के समय में, वो न्यूटन का कंटेम्पोररी था। तो न्यूटन तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था, यानी लाइट पार्टिकल के रूप में है, और ये कहा कि नहीं वेव के रूप में है। लेकिन न्यूटन का अथॉरिटी था, उसी को लोग मानता था, इसलिए हाइगन्स की बात माने ही नहीं। और 200 ईयर्स लेटर समझिए, आफ्टर 2 सेंचुरी, फोको वगैरह ने ये साबित कर दिया कि जो हाइगन्स कहता है वो बिल्कुल सही है। तो खैर क्या सही है क्या गलत है ये भी एक लाइन में जान लीजिए। न्यूटन या डेस्कार्टी जो था, जिससे न्यूटन माने सीखा था ये सब चीज़, वो पहले तो डेस्कार्टीज ही जो था उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया, यानी कॉर्पस्कुल्स यानी लाइट छोटा पार्टिकल है, जब वो चलता है तो वो कहीं टक्कर मार सकता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सब नियम को डेस्कार्टीज अपना कॉर्पस्कुलर थ्योरी से समझा दिया। लेकिन जब कुछ और आगे एडवांस चीज आया, इंटरफेरेंस, तो डिफ्रैक्शन, तो पोलराइजेशन, तो इस चीज़ को कॉर्पस्कुलर थ्योरी से समझाया नहीं जा सकता है। बाद में न्यूटन उसको फॉलो किया, मैंने जो उन्होंने कहा वही न्यूटन ने भी कहा, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त मिस्टेक था। न्यूटन और डेस्कार्टी वगैरह का कहना था कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि जब भी मैंने डेंसर रेयरर मीडियम से लाइट जाता है डेंसर मीडियम में तो उसका स्पीड घट जाता है और इसीलिए वो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। ये बात हाइगन्स ने कहा था, लेकिन कोई माने ही नहीं, क्योंकि न्यूटन की दादागिरी थी। खैर,
तो बाद में आफ्टर 2 सेंचुरी फोकोज वगैरह प्रूफ कर दिया कि यस, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है और वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। और आगे बात है उसमें, तो खैर अभी ये समझिए। हाँ, तो ये हाइगेंस और न्यूटन डस्कार्टी वगैरह भी का कहना था कि कोई मतलब चीज़ ट्रैवल करने के लिए, वेव ट्रैवल करने के लिए तो एक ठो मतलब वेव ये मीडियम चाहिए। तो मीडियम वाला प्रॉब्लम उठा, लेकिन जिसके लिए वो बोला, हाइगेंस बोला कि पूरा यूनिवर्स में एक ईथर होता है, मीडियम ईथर, जो वैक्यूम में भी होता है और उसी होके वेव ट्रैवल करता है। इस चीज को बाद में माइकलसन एंड मॉर्ली ने प्रूव कर दिया कि नहीं, वैक्यूम में कुछ नहीं, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। हाँ, और इस तरह से ये सब 4 ठो शॉर्ट कमिंग्स लिखा गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझ लीजिए। और चारों पॉइंट बहुत ही ठीक है। अच्छा, अब देखिए वेव थ्योरी कैसे एक्सप्लेन किया कि बैक वेव नहीं होता है। तो वेव थ्योरी के अनुसार सुनिए, मान लीजिए सोर्स यहाँ है तो यहीं से न निकलेगा और फैल रहा है वेव या वेव फ्रंट, तो ज़्यादा पोटेंशियल तो जिस जगह से फैल रहा है वहाँ का होगा और लेस पोटेंशियल दूर का होगा। माने इस एरिया का पोटेंशियल जो है ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ सोर्स है। और इसलिए मान लीजिए ये पॉइंट से एक वेवलेट हम लेते हैं तो आगे भी लेते हैं, देखिए ये पीछे भी डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, लेकिन डॉटेड वाला नहीं होगा क्योंकि कोई भी आपको हाइयर लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की ओर नहीं जाता है। इसीलिए लिखा है नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। देखिए एक्सप्लेनेशन बाय वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है वेव थ्योरी कि बैक वेव नहीं होता है, यानी डॉटेड वाला नहीं होता है, खाली फ्रंट ही होता है। उसी का वो रीजन दिया कि नो बैकवर्ड वेव फ्रंट इज पॉसिबल। बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है, एज फ्लो कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ हाइयर पोटेंशियल। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट नहीं न बह सकता है, नीचे से ऊपर की ओर पानी नहीं न बह सकता है, ऊपर से नीचे की ओर पानी बह सकता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट बह सकता है। तो वही बात कहता है, क्योंकि इस साइड ये सब रीजन है हाई पोटेंशियल का, इसके बाद वाला रीजन है लो पोटेंशियल का, इसलिए आपको जो फ्लो होगा वो आउटवर्ड ही होगा, इनवर्ड नहीं होगा। यही वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। तो वेव थ्योरी के हिसाब से भी बैक वेव नहीं होगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड जीरो होगा, जो हाइगेंस ने कहा था। हालांकि हाइगेंस अपने थ्योरी से उसे समझा नहीं सका, लेकिन वास्तव में वो सही ही कहा था, जिसे बाद में टेक्निकली समझा दिया वेव थ्योरी ऑफ लाइट कि हाँ क्यों नहीं बैक वेव होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर पसंद हुआ तो आप लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको हमेशा हमारा वीडियो जाते रहेगा और बहुत अच्छी तरह से स्टडी चलेगा। दूसरे साथियों को अगर मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से हमारा ये यूट्यूब वाला वीडियो भेज दीजिए और वो भी स्टडी करता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।